ओके, अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है ना, हमने सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और सब्सटेंस विड्रॉल से फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिफरेंशिएट करना है। इंडिविजुअल इंटॉक्सिकेटेड विद स्टिमुलेंट्स जो वो था कोकेन, cannabis and the opiate methylphenidate or phencyclidine, or those withdrawing from alcohol may experience altered perception that they recognize as drug effect। ठीक है। अच्छा, जो लोग ये स्टिमुलेंट्स कैनबिस और ओपिएट वगैरह फेंसाइक्लिडीन को ले रहे होते हैं या विड्रॉ कर रहे होते हैं अपने आप को अल्कोहल से या सिडेटिव से, तो उनके जो परसेप्शन है उसमें भी जो है ना अल्टर्ड एक्सपीरियंस जो है स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू ड्रग इफेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब अगर उनकी रियलिटी टेस्टिंग जो है फॉर दीज एक्सपीरियंस रिमेन इंटैक्ट, अगर उनकी जो है अपनी रियलिटी के साथ जो एक्सपीरियंसेस है वो रिमेन इन टच हो, इंटैक्ट हो, that is, the individual recognizes that the perception is substance induced and neither believes in nor acts on it, तो हम फिर उस टाइम पे सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर की डायग्नोसिस नहीं देते। हम क्या कहते हैं, हम देते हैं इंस्टेड साइकोट सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और सब्सटेंस विड्रॉल विद परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो हमारी ये डायग्नोसिस होगी। ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पे इस तरह होता है ना कि साइकोसिस हमारा ये होता है कि साइकोसिस में हमारे अपनी रियलिटी के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है। तो सम टाइम इस तरह होता है कि जो लोग ये नशे वगैरह करते हैं तो इनकी परसेप्शन भी जो है ना अल्टर हो जाती है। अल्टर मीन थोड़ी सी तेज हो जाती है। ठीक है। बट स्टिल ऐसे पेशेंट्स जो है या ऐसे लोग इन चीज़ों पे जो है ना लाइक ज़्यादा वो अमल नहीं करते, चाहे वो डिल्यूजन हो या हेलुसिनेशन उन्हें फ़ील हो रहा हो। ठीक है? क्योंकि इनके जो अपने रियलिटी के साथ जो कनेक्शन होता है वो सेम होता है, इन टच होते हैं अपने रियलिटी के साथ। ठीक है? तो इस तरह सिचुएशन में जो है ना हम सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और सब्सटेंस विथड्रॉल विद परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस के डायग्नोसिस की तरफ जाएँगे। इंस्टेड हम जाके उसकी डायग्नोसिस दें, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। अच्छा, अच्छा, जो फ्लैशबैक हेलुसिनेशन है that can occur long after the use of hallucinogens has stopped are diagnosed as hallucinogen persistent perception disorder। अब कुछ हेलुसिनेशन इस तरह है जो फ्लैशबैक टाइप होते हैं। ठीक है। वो अक्सर हेलुसिनोजेंस जो होते हैं, ये गूगल में आप लोग सर्च करें, एक किस्म का नशा है जो कि लोग एक किस्म का सब्सटेंस है जो कि लोग यूज करते हैं नशे के लिए। तो फ्लैशबैक हेलुसिनेशन जो है वो अक्सर होता है किस चीज़ के साथ, जब आफ्टर द यूज ऑफ लॉन्ग आफ्टर द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हेलुसिनोजेंस और फिर डायरेक्ट उसे स्टॉप किया जाए, तो फिर उसके साथ क्या होता है, फ्लैशबैक हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस दौरान फिर हम क्या डायग्नोसिस देंगे, हेलुसिनोजेन परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर। अच्छा, इफ अ सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक सिम्पटम्स अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ डिलीरियम, अगर डिलीरियम की वजह से सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हो, एज इन सीवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, और अगर सीवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विड्रॉल की वजह से आ रहे हो, the psychotic symptoms are considered to be an associated feature of the delirium and are not diagnosed separately। तो फिर उस दौरान हम separate diagnosis नहीं देते, बल्कि हम उसे associated features उस बीमारी का समझते हैं, जिसकी वजह से हम separate diagnose नहीं देते। अच्छा, delusion in the context of a major or mild neurocognitive disorder will be diagnosed as a major or mild neurocognitive disorder, बट किसके साथ, विथ बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, अगर डिल्यूजन या हेलुसिनेशन साथ आ रहे हो। प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर से हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, a substance or medication induced psychotic disorder is distinguished from a primary or psychotic disorder such as schizophrenia, schizoaffective disorder, delusional disorder, brief psychotic disorder by the fact that a substance is judged to be etiologically related to the substance। सिर्फ इस वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से हम इसे इन और साइकोटिक डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस होता है कि जो साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं दैट इज ड्यू टू द यूज ऑफ या इनटेक ऑफ सब्सटेंस आ रहे हैं।
अच्छा, साइकोटिक ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अच्छा, इसमें जो है ना ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, बस इतना याद रखें इसमें सारी वही बात लिखी हुई है कि मेडिकल कंडीशन के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि ये मेडिकल कंडीशन इतना कैपेबल है साइकोटिक सिम्पटम्स रिड्यूस करने के लिए, तो वो फिर क्या करेगा, वो साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन की डायग्नोसिस की तरफ जाएगा। अगर उस बीमारी के लिए उस दौरान वो मेडिकेशन भी दे रहा है और वो मेडिकेशन देने के और जो मेडिकेशन वो डॉक्टर दे रहा है उसे लगता है कि ये बीमारी भी कैपेबल है इस साइकोटिक सिम्पटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो मेडिकेशन ये ले रहा है ये भी इतने हद तक जा सकता है कि साइड इफेक्ट्स में जाके साइकोटिक सिम्पटम्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, उस इंडिविजुअल को दो अलग अलग diagnosis देगा, like psychotic disorder due to another medical condition and medication induced psychotic disorder। ठीक है, तो इसमें जो है ना सारी यही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अब आते हैं कैटेटोनिया की तरफ। कैटेटोनिया बेसिकली एक अलग बीमारी नहीं है, बल्कि ये एसोसिएट करती है डिफरेंट बीमारियों के साथ। ठीक है, Catatonia can occur in the context of several disorders, जिसमें न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एमडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, कम्युनिकेशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वगैरह, एडीएचडी। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ आ सकता है कैटेटोनिया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ मोस्ट कॉमनली आ सकता है। मेडिकल कंडीशन जिसमें सेरेब्रल फॉलेट डिफिशिएंसी या रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए हैं या पैरा नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो इन डिसऑर्डर्स की वजह से जो है ना जाके कैटेटोनिया हो सकती है। अच्छा अच्छा, अब ये याद रखिए कि कैटेटोनिया को जो है ना हम एक इंडिपेंडेंट क्लास नहीं समझते या इंडिपेंडेंट क्लास हम इसे ट्रीट नहीं करते, बल्कि ये रिकॉग्नाइज होता है बीमारियों के साथ। ठीक है, लाइक कैटेटोनिया एसोसिएटेड विद another mental disorder, for example neurodevelopmental depressive, ये जो ओपन में लिखे हुए हैं, या कैटेटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन की वजह से भी जो है ना कैटेटोनिया हो सकती है, एंड अनस्पेसिफाइड कैटेटोनिया। ठीक है, कैटेटोनिया अब डिफाइन कैसे हुआ है, इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 or more of 12 psychomotor features in the diagnostic criteria for catatonia associated with mental disorder and catatonic disorder due to another medical condition। अब catatonia को define कैसे किया गया है, by the presence of 3 out or more out of 12 psychomotor features, जो कि diagnostic criteria में है for catatonia associated with mental disorder, वो 12 features वहाँ पे लिखे हुए हैं, and catatonic disorder due to another medical condition। अच्छा, जो essential features of catatonia है वो मार्क साइकोमोटर डिस्टर्बेंस है। साइकोमोटर कहते किसे है, साइकोमोटर बेसिकली कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन एंड फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, जो कॉग्निटिव फंक्शन एंड फिजिकल मूवमेंट की कॉम्बिनेशन जब आ जाती है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, साइकोमोटिक साइकोमोटर फंक्शन या साइकोमोटर बिहेवियर या साइकोमोटर फीचर्स। ठीक है, अच्छा, जो एसेंशियल फीचर ऑफ कैटेटोनिया है वो बेसिकली एग्जामिन किस चीज़ से किया जाता है, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है, जो कि इन दैट में इन्वॉल्व डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, डिक्रीज इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग इंटरव्यू और फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड एक्सेसिव और पिक्यूलियर मोटर एक्टिविटी। एक्सेसिव या तो उसकी मोटर एक्सेसिव ज़्यादा हो जाती है, या पिक्यूलियर स्ट्रेंज या ऑड किस्म की जो है ना उसकी मोटर एक्टिविटी होती है। मोटर एक्टिविटी मीन बिहेवियर से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा, इसमें जो है ना मैं एक बात आपको कहूँ, ये सारे जो है ना इसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ये वैसे भी जो है ना हमने यहाँ पे आगे पढ़ने हैं, ये स्टूपर, कैटालेप्सी, वैक्सी, जी सर। फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो है ना ये 3 लाइंस में जो है ना वो कर लेता हूँ, एक्सक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है ये इसके नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर वैसे भी हमने ये सिम्टम्स डिटेल में करने हैं। इन एक्सट्रीम केसेस द सेम इंडिविजुअल में वैक्स एंड वेन, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज आ जाती है बिटवीन डिक्रीज एंड एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, मतलब जो इसकी मोटर एक्टिविटी होती है सिवियर केसेस में जो है ना उसमें वैक्स एंड वेन आ रहा होता है। ठीक है, द सीमिंगली opposing clinical feature and variable सर ये manifestation। वैक्स एंड वैक्स एंड वेन मीन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, ओके सर।
A variable manifestation of the diagnosis contribute to the lack of awareness and decreased recognition of catatonia. During severe stages of catatonia, the individual may need careful supervision to avoid self-harm or harming others. इसमें जो है ना ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट होता है वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है एंड दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर सुपरविजन करनी होती है। ठीक है। देयर आर पोटेंशियल रिस्क फॉर फ्रॉम malnutrition, exhaustion, hyperpraxia and self-inflicted injury। अच्छा, इसमें जो है ना जो पोटेंशियल रिस्क जो है ना वो जो पोटेंशियल रिस्क हमारे पास होता है कैटेटोनिया के पेशेंट के साथ, वो मेल न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब खाना पीना वगैरह छोड़ना, जिसकी वजह से इनकी डाइट वगैरह सारी ख़राब हो जाती है और जो हेल्थ इश्यूज जो है ना इनको जाके स्टार्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्शन वगैरह मतलब मैंने जिस तरह आपसे कहा कि एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी इनकी होती है, तो इनको जो है ना लाइक थकावट बिल्कुल फील होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इनकी मसल्स और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपरप्लेक्सिया मेरे ख्याल में इंक्रीज ऑफ वो है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में हाइपरप्लेक्सिया इज द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है। एंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तो ये हमारे पास कुछ पोटेंशियल रिस्क है जो कि हम अपने कैटेटोनिया के पेशेंट्स में देख सकते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट वन आ जाता है कैटेटोनिया एसोसिएटेड विद another mental disorder। ठीक है, कैटेटोनिया स्पेसिफायर, अगर दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ कैटेटोनिया आ रहा हो तो क्राइटेरिया ए में तकरीबन जो वो सिम्टम्स हैं 12 सिम्टम्स हैं, तो 12 में से एटलीस्ट 3 सिम्टम्स और मोर मस्ट होने चाहिए। फर्स्ट वन इज स्टूपर। स्टूपर जो है वो क्या है? नो साइकोमोटर एक्टिविटी नॉट एक्टिवली रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। स्टूपर एक ऐसी एलिमेंट है, एक ऐसे सिम्टम है जिसमें जो पेशेंट है वो अपनी साइकोमोटर एक्टिविटी को बिल्कुल जाके छोड़ देता है, एक जगह पे बस बैठा रहता है और एक्टिविटी कोई नहीं होती उसकी। कैटालेप्सी क्या सर है? हाँ जी, साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होता है सर? ये जो अभी समझाया है उस टाइम आप कहाँ पे थे? अभी भी फुल लिख रहा हूँ सर सब कुछ तो। ना ना, तो मैंने तो वो आपको आराम से बताया है ना। इस स्लाइड में मैंने आपको साइकोमोटर का बताया है। साइकोमोटर एक्टिविटी वो होती है विच इन्वॉल्व्स योर कॉग्निटिव फंक्शन एंड योर फिजिकल एक्टिविटीज। तो इसके कम्बिनेशन को हम साइकोमोटर एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। जी सर। क्लास क्लास के दौरान सबको कह रहा हूँ एक्टिव रहा करें। मैं पेपर में जो है ना सारे आप लोग की इसी मटेरियल से क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। फिर आप लोग मुझे ये ना कहे कि क्वेश्चन जो थे ये अवेलेबल नहीं थे और ये और वो। अच्छा, कैटास्ट्यूपर के बाद आ जाता है कैटालेप्सी। कैटालेप्सी हम किसे कहते हैं? कैटालेप्सी बेसिकली एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जितने वॉलेंट्री मोशन होती है उसकी बिल्कुल लॉस हो जाती है। ठीक है। उसमें जो लिम्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल लिम्स, हाथ पाँव को कहते हैं, लिम्स जो है वो बिल्कुल उसी पोजीशन में पड़े रहते हैं जिस तरह आप 1 घंटे पहले आपने जो है ना उस बंदे को देखा हो, या 3 घंटे पहले उस बंदे को जिस तरह आपने देखा हो, उसके लिम्स और जो आगे जाके एक पढ़ेंगे पोस्चरिंग कहते हैं, उसकी जो पोस्चर है बिल्कुल उसी तरह सेम रहती है। ठीक है। एक मिनट वो पोस्चर की तरफ मैं जाऊँ, ये देखे स्पॉन्टेनियस पोस्चर क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस एंड एक्टिव मेंटेनेंस ऑफ अ पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। मीन्स जमीन के अगेंस्ट जो है जिस तरह इनकी वो पोस्चर होता है 3-4 घंटे से बिल्कुल उसी तरह होता है, उससे हिलती तक नहीं। ठीक है। ये सारे सिम्टम्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। सबकी तकरीबन सेम मीनिंग है। अब वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये क्या है? स्लाइड ऑफ रेजिस्टेंट टू पोजीशनिंग बाय एग्जामिनर। जब एग्जामिनर या डॉक्टर उनकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है तो ऐसे पेशेंट जो है जाके रेजिस्टेंस शो करते हैं।
मतलब वो अपने पोजीशन को चेंज करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल उसी तरह जो है ना बस अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूटिज्म क्या है? नो रिस्पॉन्स टू वर्बल क्वेश्चंस। जब आप कोई क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं देते। नेगेटिविज्म क्या है? नो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शंस और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लाइट वगैरह है, जो इर्द गिर्द उनके सराउंडिंग जो चीजें हो रही हैं या आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये 5-6 पॉइंट की समझ आई है? स्टूपर, कैटालेप्सी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, म्यूटिज्म, नेगेटिज्म एंड जी सर। पोस्चरिंग की भी समझ आई थी। जी सर, यस बिल्कुल सर। सर। अच्छा, मैनरिज्म में क्या कहते हैं? मैनर्स को जानते हैं? मैनर जी जो सर मैनर में होता है सर, अच्छे अखलाक में वो। अच्छे अखलाक। इनकी जो अच्छी अखलाक होती है ना, वो उन्हें जो है ना जाके एग्जेजरेट करते हैं। जब आप लोग जो है ना, इस तरह मैंने एक पेशेंट को देखा था, वो जब क्लिनिक में एंटर हो रहा था डॉक्टर के रूम में, तो बिल्कुल वो स्टेप वाइज आ रहा होता और फिर जो है जाके जब बैठ रहा था तो अपने शर्ट का जो पीछे वाला हिस्सा था उसे जो है ना जाके उसने सही करके जो है ना बैठ गया था। फिर जो फ्रंट वाला पार्ट था उसे जाके सही किया था। फिर दोनों हाथों को हाथों में डाल करके जो है ना डॉक्टर से उसने बात स्टार्ट की थी। तो ये क्या है? ये उसने जो है ना जो वो मैनरिज्म का जो बिहेवियर था उसे जाके एग्जेजरेट किया था, ठीक है? एक अनयूजुअल, एक स्ट्रेंज तरीके में जो है ना उसने जाके वो मैनर्स का बिहेवियर जाके यूज किया था, ठीक है? अब इसकी जो सर डेफिनेशन है वो इस तरह है: एन ऑर्डिनरी गेस्चर और एक्सप्रेशन that becomes abnormal through exaggeration और repetition। मैनर्स क्या होते हैं? एक ऑर्डिनरी गेस्चर्स होते हैं और हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है? बट मैनरिज्म में क्या होता है? ये ऑर्डिनरी एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो नॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं मैनर के, ये जाके एबनॉर्मल हो जाते हैं। कैसे? पेशेंट क्या करता है कैटाटोनिया में? इसे जाके एग्जरेट करता है या रिपीटेशन करता है उसकी। हाँ, उस आप पूछो फैसल, आप सर क्या ये पूछ? मैनर इसलिए शो करते हैं कि डॉक्टर को दिखाए कि हम ना ना ठीक ना ठाक ना, बंदे हैं। ये कैटाटोनिया की सिम्टम है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं। मैनरिज्म में जो है ना कोई भी बिहेवियर आ सकता है या कोई भी गेस्चर और एक्सप्रेशन आ सकती है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, ठीक है? इसमें जो है ना कोई बुरा भी भी आ सकता सर। अ, बुरा का आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज जो है ना मैनरिज्म, मैनर के वर्ड से ये चीज निकली हुई है, ठीक है? तो इसमें जो है ना नेगेटिव बिहेवियर आप नहीं ला सकते, ठीक है? एक ओके ऑर्डिनरी, सर। एक ऑर्डिनरी और नॉर्मल एक्शन होता है ना जिसे ये पेशेंट्स एग्जेजरेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं पिक्चर भी लगाता तो आप लोग को समझ नहीं ना आती। आप लोग के लिए बेटर ये होगा कि आप लोग ये जो जितने सिम्टम्स है ना, इसके यूट्यूब पे आप लोग वो वीडियोस देखें, तब जाके जो है ना आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। जी अच्छा, सर। स्टेरियोटिपी का जो है ना ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, ऑटिज्म में भी पढ़ा है। इसमें जो है ना रिपीटेटिव एबनॉर्मल वो होती हैं, बिहेवियर होती है, ठीक है? जो कि नॉन गोल डायरेक्टेड मूवमेंट्स होते हैं। एजिटेशन, जो एजिटेशन मीन इरिटेशन टाइप होती है, जो कि किसी वजह से लाइक वो लोग इस बिहेवियर को शो करते हैं। इवन एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से भी जो है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए होते, बट फिर भी जो है ना वो इरिटेशन शो कर रहे होते हैं। इरिटेशन कहते हैं जब हम एक चीज से तंग होते हैं, ठीक है? तो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या स्टिमुलाई इन्फ्लुएंस ये लोग जो है ना जाके एजिटेटेड हो जाते हैं। ग्रेमेसिन को जानते हैं? नो सर। यस सर, ग्रेमेस वो डिस्टॉर्टेड। ग्रेमेसिन जो है ना आपकी एक वो होती है, एक फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है? लाइक एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। लाइक जब आप किसी चीज से जो है ना डिसअप्रूवल शो करते हैं और उस दौरान आप जो फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं उसे हम ग्रेमेसिंग कहते हैं। तो ग्रेमेसिंग यहाँ पे जो है ये एक एग्जेजरेट किस्म की जो है ना एक ग्रेमेसिंग बिहेवियर होती है, जो कि जब आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं अपने पेशेंट को विद कैटाटोनिया, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि दैट पेशेंट इज डिस्प्लेइंग ग्रेमेसिंग। ग्रेमेसिंग क्या है? डिस्प्ले ऑफ डिसअप्रूवल
एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये डिसअप्रूवल हम तो नॉर्मल शो करते हैं ना जब कोई बात वगैरह होती है, लेकिन इनका जो होता है वो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट फॉर्म में होता है। एकोलेरिया मीन जब मैं जो बात कर रहा होता हूँ मेरी बात को जाके वो कॉपी करते हैं और उसे बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। एकोप्रेक्सिया क्या है, मेरे जो मूवमेंट्स होते हैं, जिस तरह मैं हाथ हिला रहा होता हूँ, जिस तरह मैंने हाथ रखे होते हैं, बिल्कुल वो मिमिकिंग मीन मेरे उस बिहेवियर को जाके वो कॉपी कर रहे होते हैं और उसे बार बार कर रहे होते हैं। इकोलेलिया एंड एकोप्रेक्सिया, ठीक है। इन 12 सिम्टम्स की समझ आई है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब है कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। वही सारे सिम्टम्स है 12 तक। यहाँ पे क्या है criteria be there is evidence from the history, physical examination or laboratory finding that the disturbance is directly the physiological pathophysiological consequence of another medical condition, that medical condition की वजह से जो है ना कैटाटोनिया आई है। The disturbance is not better explained by another mental disorder, मीन अगर डिप्रेसिव या बाइपोलर की वजह से आ रहे हो तो उस टाइम पे जो है हम कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू another मेडिकल कंडीशन नहीं देंगे, बल्कि वो वाला डायग्नोसिस देंगे। अच्छा, डिलीरियम की वजह से जो है बेसिकली अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो तो हम फिर डिलीरियम एसोसिएटेड विद बिहेवियरल डिस्टर्बेंस का जो है वो देंगे। एंड इसकी वजह से जो है ना इम्पेयरमेंट कॉज होती है किस चीज़ में, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शन। इसके साथ आप लोग का जो स्किज़ोफ्रेनिया का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह बाइपोलर डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों? हाँ हाँ सर जी जी था कि मतलब जो हमारा ब्रेन, कौन सा ब्रेन रीजन जो है हेलुसिनोजेन इफेक्ट करता है जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस अकर होती है, विजुअल या ऑडिटरी? देखिए, अब इसमें जो है ना लाइक डिफरेंट एरियाज हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना मुझे लगता है कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो बेसिकली इसमें लाइक रोल होगा, लेकिन इतना नहीं। इसमें जो है ना मेन चीज परसेप्शन की है, ठीक है। इसमें जो है ना परसेप्शन आपकी अल्टर हो जाती है, और परसेप्शन जो है आपके जो है सेरेब्रम के अंडर आता है। जितने आपके वो एग्जेक्टिव फंक्शंस है वो सारा आपका जो है सेरेब्रम वो कर रहा होता है। तो मैंने लाइक पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है जितने एग्जेक्टिव फंक्शन है आपके वो सेरेब्रम परफॉर्म करता है, जो कि हमारे फोरहेड में होता है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे। उसमें एग्जेक्टिव फंक्शंस हो रहे होते हैं। परसेप्शन भी जो है ना वहाँ पे सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसमें जब परसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, परसेप्शन जब अल्टर हो जाती है, तो फिर जाके जो है ना वहाँ पे हमारी हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक आप मुझे 1 मिनट दे दें, मैं अभी गूगल में भी वो कर लेता सर, हूँ। मिल गया मुझे सर। क्या आ रहा है? सर, इसमें एक थ्योरी में कहा गया है सर कि आप sometimes goes wrong in the relationship between the brain's frontal lobe and the sensory cortex. बिल्कुल वही ना। तो फ्रंटल लोब आपका कहाँ पे होता है? सेरेब्रम में होता है ना। आपके जो सेरेब्रम है ना वहाँ पे सारे एग्जेक्टिव फंक्शन जो है वहाँ पे हो रहे होते हैं। तो आपका जो फ्रंटल लोब है मलाइका, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अल्टर ऑफ हेलो सर। परसेप्शन के लिए, जो कि हेलुसिनेशन जिसकी वजह से हो जाती है। क्लियर है अब? जी सर। जी। जी सर। चलें, और कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, बस आप लोग के पास वैसे भी डीएसएम है, बाइपोलर डिसऑर्डर का थोड़ा सा पढ़े। और अभी आप लोग आधा घंटा ब्रेक ले लें, नमाज पढ़े और फिर जी सर। डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टू ओके। टू 2:10 तक जो है ना सब अवेलेबल हो, ठीक है। 2:10 के बाद जो है ना मैं स्टार्ट करूंगा फिर, ठीक है। 2:10 से मैं ओके। लिंक शेयर करूंगा। चले, ठीक है।